बच्चों, आज हम कोशिका के वृहद अणु के अंतर्गत न्यूक्लिक अम्लों का वर्गीकरण, डीएनए और आरएनए की संरचना, डीएनए का द्विगुणन, आरएनए के प्रकार और जो न्यूक्लिक अम्ल के कार्य क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्लों का वर्गीकरण, इसको देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले शर्करा के आधार पर, उसमें जो शर्करा है वो किस प्रकार की शर्करा है, इस आधार पर जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम डीएनए कहते हैं, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम आरएनए कहते हैं। इस प्रकार से ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इनको मुख्य रूप से शर्करा के, इसमें उपस्थित शर्करा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, या एक दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब यहाँ पर जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आरएनए के बारे में या फिर राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल ऐसे न्यूक्लिक अम्ल होता है जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार, ये नाइट्रोजनी क्षार में कौन कौन से हो सकते हैं, एडेनिन हो सकता है, या ग्वानिन हो सकता है, या थायमिन हो सकता है, या फिर साइटोसिन हो सकता है, प्लस फास्फोरिक अम्ल के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अर्थात डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलीकरण से, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलीकरण कराने पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनता है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब डबल हेलिक्स संरचना होता है, जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं या फिर डीएनए कहते हैं। ये जो डीएनए है इसके संरचना को समझाने के लिए वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मिलित रूप से सन 1953 में डीएनए का जो है मॉडल दिया गया था, डीएनए मॉडल या डीएनए का मॉडल, जिसको डीएनए मॉडल के नाम से जाना जाता है। इससे तो इनको सन 1962 में सम्मिलित रूप से वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिकों को जो है डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये जो डीएनए है इसकी रासायनिक स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है इसको देख लेते हैं। जो डीएनए अणु होते हैं उस डीएनए अणु में जो है जो पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, पेंटोस शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोस प्रकार का होता है। फिर नाइट्रोजनस बेस जो है वो चार प्रकार के हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इसकी संरचना किस प्रकार होती है, या जो डीएनए का जो मॉडल दिया गया था वाटसन क्रिक मॉडल, इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं यहाँ पर। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, तो इसमें जो पेंटोस शुगर होते हैं
पेंटोज शुगर के एक हेलिक्स पर फॉस्फेट समूह और एक हेलिक्स पर जो है नाइट्रोजनस बेस, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये नाइट्रोजनस बेस से एडेनिन से हमेशा थायमिन जुड़ता है, थायमिन से आगे फिर से पेंटोज शुगर इस प्रकार से जुड़ जाता है। और यहाँ पर फिर एक फॉस्फेटेज समूह, और इनकी जो ऊपर की जो श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला में इसकी स्थिति के आधार पर ये कहलाता है इसका 3 इंड और यहाँ पर ये कहलाता है इसका 5 इंड। ये दो सिरा हो गए। यहाँ पर एक फॉस्फेटेज समूह है, इस फॉस्फेटेज समूह से आगे दूसरा जो है पेंटोज शुगर जुड़े रहेगा, पेंटोज शुगर, फिर यहाँ पे फॉस्फेटेज समूह, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जैसे थायमिन, थायमिन जुड़ेगा फिर से एडेनिन से, एडेनिन वापस पेंटोज शुगर से, फिर फॉस्फेटेज समूह, फिर इसकी श्रृंखला में पुनः पेंटोज शुगर, इधर फिर फॉस्फेटेज समूह, यहाँ पर जैसे ग्वानिन, ग्वानिन से जुड़ता है साइटोसिन, फिर फॉस्फेटेज समूह, इस प्रकार इस श्रृंखला बनाते चले जाते हैं। तो जैसे इसका ये 3 इंड हो गया तो ये इसका कहलाता है 5 इंड और ये इसका कहलाता है 3 इंड। इस प्रकार से ये दो श्रृंखलाएं बनाती हैं, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। ये जो है हेलिक्स के रूप में पाया जाता है। एक इसकी सिंपल सी संरचना हो गई, सिंपल सी संरचना होगी मतलब कौन सा परमाणु किससे जुड़ता है, ये संरचना हो गया। अब हमें मालूम है हमारे घरों में जैसे सीढ़िया होता है, सीढ़िया में 2 पगडंडी होते हैं और 2 लंबे खड़े डंडे होते हैं, उस पर इस प्रकार आड़े और डंडियाँ लगी हुई होती हैं जिसको पायदान कहते हैं। उसी प्रकार ये जो डीएनए का जो मॉडल होता है, इसके जो हेलिक्स होंगे वो फॉस्फेटेज समूह और नाइट्रोजनस बेस से इस लंबे डंडे का निर्माण होता है, और बीच के जो पगडंडी है इसका निर्माण जो होता है वो नाइट्रोजनस बेसों से होता है। तो इसकी सर्पिलाकार जो हेलिक्स मॉडल है उसको देख लेते हैं। इस प्रकार एक घुमावदार सीढ़ी बनता है। इसमें से एक 3 इंड हो गया तो एक 5 इंड। उसी प्रकार इस तरफ ये जो है इसका भाग हो गया तो इधर हो जाएगा इसका 5 इंड और ये हो जाएगा इसका 3 इंड। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच का जो वेप्थ होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये दोनों जो हेलिक्स है, एक हेलिक्स हो गया और ये दूसरा हेलिक्स हो गया, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, ये फॉस्फेटेज समूह और जो शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर, इस डीऑक्सीराइबोस शुगर से हुआ है। तो इसके ये 2 हेलिक्स बन गए, इसके बीच का जो वेप्थ होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पर क्रमशः एडेनिन से थायमिन, थायमिन से एडेनिन, इस प्रकार से बीच में पगडंडियों का निर्माण करते हैं। फिर ग्वानिन से साइटोसिन, इसके बीच में जो बंध दिख रहा है जैसे एडेनिन से थायमिन के बीच डबल बांड होता है या थायमिन से एडेनिन के बीच डबल बांड होता है। ये जो डबल बांड है ये हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसी प्रकार ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बांड्स होते हैं, जैसे साइटोसिन फिर ग्वानिन, इस प्रकार से एक श्रृंखला श्रृंखला बनाते चले जाते हैं। इसकी पूरी वेप्थ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई की होती है, तथा यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस की जो बीच के वेप्थ होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस प्रकार के जो संरचना होती है इसको डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल कहा जाता है। ये इसी वाटसन क्रिक मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए जो है, इसी मॉडल डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम इसके
कौन परमाणु किससे जुड़ रहा है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जो फॉस्फेट समूह है वो फॉस्फेट समूह किससे आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे फॉस्फेट, ये फॉस्फेट जुड़ता है शुगर से, शुगर जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस एडेनिन से, एडेनिन जुड़ा हुआ है थायमिन से, ये थायमिन पुनः जुड़ा रहता है शुगर से, और शुगर से आगे चलिए एक तरफ को बना लेते हैं। फिर ये फॉस्फेट समूह पुनः जुड़े रहेगा शुगर से, शुगर थायमिन से, थायमिन जो है एडेनिन से, फिर शुगर, फिर यहाँ पर फिर से फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है शुगर से, शुगर जुड़ा है साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन फिर से शुगर से। फिर शुगर, शुगर से जुड़ा हुआ है ग्वानिन, ग्वानिन से जुड़ा हुआ है साइटोसिन, फिर शुगर। चलिए अब एक तरफ के हेलिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। इधर हेलिक्स को मिटाकर ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है शुगर से, फिर फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट, फिर से फॉस्फेट से फिर से आगे जुड़ेगा शुगर, शुगर जुड़ा हुआ है थायमिन से, थायमिन जुड़ा हुआ है एडेनिन से, एडेनिन पुनः शुगर से जुड़ जाता है। यहाँ पे फिर से एक फॉस्फेट समूह। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, जिसमें यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस की जो दो नाइट्रोजनस बेस की जो वेव्स होता है, जो गहराई जो होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर ये जो शुगर होते हैं, 2 पेंटोस शुगर होते हैं जिसके द्वारा हेलिक्स का निर्माण किया जा रहा है, उनके जो बीच की जो वेव्स होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस मॉडल को हम डीएनए के मॉडल के नाम से जानते हैं। फिर अगला इसी में ले लेते हैं डीएनए का द्विगुणन। हमें ये पता है कि जो डीएनए जो है अपने समान नया स्ट्रेंथ बनाने की क्षमता रखता है, अर्थात डीएनए जो है द्विगुणित होकर अपने समान नया डीएनए बना लेता है। जब ये डीएनए का द्विगुणन होता है तो सबसे पहले इसके बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस के बीच जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, वो नाइट्रोजन बंध को एंजाइमों की सहायता से पहले खोला जाता है, तोड़ा जाता है। मतलब यहाँ से एंजाइम्स की सहायता से इसको काट दिया जाता है, काट के इसके हेलिक्स को अलग कर देते हैं और हेलिक्स को अलग करके एक सांचा तैयार करते हैं, और उस सांचे में पुनः इस हेलिक्स को जो है वापस जोड़ा जाता है, जिससे एक डीएनए से दूसरा नया डीएनए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार डीएनए जो है, डीएनए में रिप्लिकेशन की क्षमता पाया जाता है या द्विगुणन की क्षमता पाया जाता है। इसी कारण जीवों के जो शरीर में जो कोशिकाएं जो है विभाजित होती हैं और विभाजित होकर अपने समान नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। और ये जो डीएनए जो होते हैं, ये डीएनए के द्विगुणन की प्रवृत्ति के कारण ही आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है।
पहले प्राइमर आरएनए बनता है, उसके बाद फिर डीएनए बनती है। जो पुरानी डीएनए होते हैं वो फिर से नई डीएनए के रूप धारण कर लेते हैं और नए डीएनए के रूप में आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि अधिकांश जीवों में जो आनुवांशिक एकक अर्थात पैतृक लक्षणों को, पैतृक गुणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करने वाला जो कारक होता है वो होता है डीएनए। अर्थात डीएनए को हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं जो माता पिता के कैरेक्टर्स को जो है संतान तक हस्तांतरित करने का कार्य करता है। तो ये तो हो गई डीएनए का संरचना। अब हम देख लेते हैं आरएनए। दूसरा आरएनए या इसी को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये जो आरएनए होता है ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम्स में, कोशिकांगों में और कुछ मात्रा में जो है केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए की जो है निर्माण राइबो शुगर, राइबो शर्करा, फिर नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार में इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर डीएनए में जो यूरेसिल के स्थान पर क्या था, थायमिन था। यहाँ पर थायमिन को हटाकर यूरेसिल जोड़ दिए तो वो नाइट्रोजनस बेस जब यहाँ पर आ गया तो वो यौगिक क्या कहलाएगा, आरएनए प्लस फास्फोरिक अम्ल। ये तीनों यौगिक जो है आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स जो है बहुलीकृत होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का श्रृंखला बनाता है। वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो एकहरी श्रृंखला है उसी एकहरी श्रृंखला को हम कहते हैं आरएनए, जो शरीर की कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट में, कोशिका द्रव्य में जो है और कुछ मात्रा में जो केंद्रक में मौजूद रहता है। अब इसकी जो संरचना होती है ये पूर्णतः डीएनए के समान ही होती है। अंतर यह है कि आरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगल हेलिक्स संरचना होती है, मतलब एक इसमें हेलिक्स पाया जाता है, डबल हेलिक्स इसमें नहीं पाया जाता। इसमें जो नाइट्रोजनस जो बेस होंगे वो मुख्य रूप से दो प्रकार के नाइट्रोजनस, प्यूरिन और पिरिमिडिन, जिसके अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है। अब ये आरएनए की जो स्ट्रक्चर है इसको देखा जाए तो इसमें रिवर्स प्रकार का वो पाया जाता है। जैसे हम एक वो बना दें और आरएनए की स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस शुगर में 5 कार्बन परमाणु इस प्रकार से श्रृंखला होती है, CH2OH, फिर H, यहाँ पर मान लो सपोज हम जोड़ते हैं एडेनिन को, एडेनिन क्षार को, एडेनिन बेस को जोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा H, फिर OH, H और H और OH, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाकर इसके स्थान पर हम जोड़ देते हैं फास्फेट समूह को, OH और OH। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजनस बेस का एकलक अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड बना। इसी जैसे यहाँ पर एडेनिन जुड़ा है, जैसे पिछली कक्षा में आपने इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है इसलिए दोबारा यहाँ पर पूरी इसकी संरचना न बनाकर यहाँ नाम लिख दिया है एडेनिन, फिर इसके स्थान पर हम ग्वानिन को जोड़ सकते हैं, फिर इसके स्थान पर साइटोसिन को, फिर इसके स्थान पर यूरेसिल। इस प्रकार से 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में जुड़ते चले जाएंगे और न्यूक्लियोटाइडों का श्रृंखला बनेगा। वो न्यूक्लियोटाइडों के श्रृंखला जो होता है वही पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की जो श्रृंखला होती है वो कहलाता है आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो पेंटोस शुगर में उपस्थित जो इंड्स होते हैं उसके आधार पर एक निश्चित एरिया में जो है वो फास्फेटेस समूह और एक एरिया में जो है एक श्रृंखला में या एक कार्बन की वो एक श्रृंखला में जो है एडेनिन या फिर नाइट्रोजनस बेस जुड़ते चले जाते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गई आरएनए का इसके स्ट्रक्चर। अब देखते हैं ये जो आरएनए होता है ये मुख्य रूप से रिवर्स संरचना के रूप में किस प्रकार पाया जाता है।
यहाँ पर ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन, इस प्रकार से क्रम से ये जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा ग्वानिन, साइटोसिन, सॉरी थाइमिन यहाँ पे नहीं आएगा, यूरेसिल हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, फिर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इस प्रकार से ये जो है एक श्रृंखला बनाता है। इसको आरएनए मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसकी एक हरी श्रृंखला हो गई। यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, एडेनिन ऐसा एक स्थान पर नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं। तो इस प्रकार आरएनए की स्ट्रक्चर होता है। अब हम आरएनए के प्रकार देख लेते हैं। कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो आरएनए होते हैं, मुख्य रूप से जीवों के शरीर में जो आरएनए होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आरएनए के प्रकार, पहला अनुवांशिक आरएनए और दूसरा अनुवांशिक आरएनए। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु होते हैं, कुछ कवक होते हैं, इनमें डीएनए के स्थान पर आरएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ रूप में काम आता है, इसलिए ऐसे आरएनए को हम अनुवांशिक आरएनए कहते हैं। वहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में चूंकि डीएनए का अभाव हो रहा है, इसलिए पैतृक लक्षण को, अर्थात उन सूक्ष्म जीवों में या उस जीवाणु में उनके जो पैतृक लक्षण है, अर्थात उनके माता पिता के जो कैरेक्टर्स है, उसको संतान में हस्तांतरित करने का ये जो कार्य करते हैं, इसलिए उन आरएनए को अनुवांशिक आरएनए कहा जाता है। दूसरा अनुवांशिक आरएनए, तो वे आरएनए जो अनुवांशिक इकाइयों को अर्थात पैतृक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य नहीं करते, इसलिए ऐसे आरएनए को कहा जाता है अनुवांशिक आरएनए। तो जिन कोशिकाओं में या उस श्रेणी के जितने भी जंतु होते हैं या उस श्रेणी के जितने भी जीव हैं, उन जीवों में जो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, अनुवांशिक मटेरियल के रूप में काम आ रहा है, वहाँ पर आरएनए का फंक्शन जो है बदल जाता है। आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं आता, इसलिए ऐसे आरएनए को अनुवांशिक आरएनए कहा जाता है। ये जो अनुवांशिक आरएनए जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार mRNA या इसी को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। पहला आरएनए हो गया mRNA, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये मुख्य रूप से जीवों के शरीर की कोशिका के अंदर पाया जाता है, और डीएनए का जब द्विगुणन होता है या प्रोटीन संश्लेषण की जब कोशिकाओं को आवश्यकता होती है, उस समय डीएनए के द्वारा या केंद्रक के द्वारा जो है एक सूचना जो है वो दिया जाता है। उस सूचना को मैसेंजर आरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो ट्रांसफ़र आरएनए है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। चूँकि इसका काम हो रहा है मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, इसलिए इस आरएनए का नाम पड़ा है मैसेंजर आरएनए। दूसरा देखते हैं ट्रांसफ़र आरएनए या टीआरएनए। तो वे आरएनए जो एमिनो अम्लों को जो है ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं, एमिनो अम्लों को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। अर्थात जैसे कोशिका हो गया, इस कोशिका में केंद्रक है, इस केंद्रक में जो डीएनए है, उस डीएनए के द्वारा एक मैसेज बनाया जाता है, मैसेज दिया जाता है। उस मैसेज जो है जो जेनेटिक कोड के माध्यम से ये मैसेंजर आरएनए पर कोड हो जाता है। उस जेनेटिक कोड को या जो मैसेज है, उस मैसेज को मैसेंजर आरएनए कहाँ लाता है? कोशिका द्रव्य में। ये हो गया कोशिका द्रव्य, और ये हो गया यहाँ पर है केंद्रक। तो केंद्रक में पाया जाता है डीएनए और उसी में मैसेंजर आरएनए है। वो मैसेंजर आरएनए आया और यहाँ पर उपस्थित जो ट्रांसफ़र आरएनए है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो ट्रांसफ़र
tRNA, इसको जो है उस कोड को कोड कर दिया या फिर मैसेज को दे दिया, जिसे ट्रांसफर आरएनए एमिनो अम्लों को पकड़ कर जो राइबोसोम्स होते हैं उस राइबोसोम्स के पास लेकर जाने का कार्य करता है। इस कारण इसका नाम पड़ा है ट्रांसफर आरएनए। फिर तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए जो है का मुख्य कार्य होता है, जिस प्रकार एक घर बनाते समय एक मिस्त्री जो होता है वो ईंटों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करता है या जोड़ता है, उसी प्रकार ये राइबोसोमल आरएनए जो है ट्रांसफर आरएनए के द्वारा लाए गए एमिनो अम्लों को क्रोमोसोम्स की इकाई पर क्रम से जोड़ने का कार्य करता है। इस कारण इसका नाम पड़ा है राइबोसोमल आरएनए। चौथा होता है प्राइमर आरएनए। ये प्राइमर आरएनए जो है मुख्य रूप से जब डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या फिर द्विगुणन होता है, तो उस समय इस डीएनए के जो द्विगुणन के समय जो प्राथमिक कार्बा वो बनता है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल बनता है, वो कहलाता है प्राइमर आरएनए। प्राइमर आरएनए, यही प्राइमर आरएनए फिर आगे द्विगुणित होकर जो है डीएनए के हेलिक्स या डीएनए के हेलिक्स के निर्माण में मुख्य रूप से अपना सहयोग प्रदान करता है। तो ये हो गया प्राइमर आरएनए। फिर अगला आरएनए देखते हैं राइबोजाइम। पांचवा राइबोजाइम, ये भी आरएनए का ही प्रकार है जो शरीर के एंजाइम्स के द्वारा जो है एंजाइमोस के रूप में पाए जाते हैं और एंजाइमों की क्रियाओं को जो है नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अनानुवांशिक आरएनए जो है वो कुल मिलाकर 5 प्रकार के हो गए। अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर होता है। तो जो डीएनए होते हैं उसमें पेंटोज शुगर के आधार पर हम अंतर करें तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर पाया जाता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो कहलाता है राइबोज शुगर। तो एक अंतर हो गया शर्करा के आधार पर अंतर। दूसरा नाइट्रोजिनस बेस के आधार पर यदि हम अंतर करें तो डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डीएनए में जो है नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो है और साथ में थाइमिन है, लेकिन यहाँ पे थाइमिन के स्थान कौन ग्रहण कर लिया, यूरेसिल ग्रहण कर लिया। तो ये दूसरा अंतर हो गया। फिर डीएनए में जो है नाइट्रोजिनस बेसों का जो अनुपात होता है एडेनिन और ग्वानिन का और थाइमिन और साइटोसिन का जो अनुपात होता है हमेशा समान होता है, जबकि आरएनए में जो है ऐसा नहीं होता। फिर डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है क्योंकि पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, जबकि आरएनए जो होता है वो जहाँ पर डीएनए उपलब्ध है वहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता। इसका मुख्य कार्य होता है जब राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है उस प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करना और उसको सहयोग करना। जैसे अभी अनानुवांशिक आरएनए के अंतर्गत आपने 5 प्रकार के जो आरएनए पढ़ा उसमें से प्राथमिक 3 आरएनए मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। फिर जो डीएनए की जो अणु होती है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, मतलब दोहरी श्रृंखला वाली यौगिक होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल है, मतलब सिंगल संरचना उसका पाया जाता है। फिर डीएनए जो है मुख्य रूप से केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो है मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट में या कोशिका द्रव्य में या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से इनमें अंतर हो गया। फिर एक चीज़ और देखते हैं, डीएनए में जो है स्व-द्विगुणन की क्षमता पाया जाता है, जबकि आरएनए में स्व-द्विगुणन की क्षमता नहीं पाया जाता। फिर डीएनए एक ही प्रकार का होता है, जबकि आरएनए जो है वो
मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, और दूसरा उसका आनुवांशिक जो आरएनए है उसका यदि हम वर्गीकरण करें या उसको आगे और बांटें तो कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में अंतर होता है। अब न्यूक्लिक अम्लों का कोशिका में स्थान देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्लों का कोशिका में स्थान। तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। इनको डीएनए और आरएनए को जो है आनुवांशिक एकक कहते हैं, अर्थात ये आनुवांशिक पदार्थों को, पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जीव के कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। ये वही क्रोमेटिन फाइबर्स आगे चलकर गुणसूत्र के या क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। ये क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, अर्थात इसको हम एक साथ मिलाकर न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। इसको कहेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में या क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में जो है पाया जाता है। बाद में जब कोशिका विभाजित होती है तो वही कोशिकाएं जो विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में दृढ़ धागे बनाते हैं, जिसको आगे नाम दिया गया है गुणसूत्र। तो इस प्रकार कोशिका का प्रमुख घटक होता है जो आनुवांशिक एककों को या इकाइयों को जो है या आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुँचाने का कार्य करता है। अगला देखते हैं न्यूक्लिक अम्लों का कार्य। न्यूक्लिक अम्लों का कार्य, न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से कार्य करते हैं? तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, सबसे पहले आनुवांशिक एकक होते हैं, अर्थात आनुवांशिक एकक, अर्थात ये पैतृक लक्षणों को या इकाई बोलते हैं इसी को, जो पैतृक लक्षणों को, माता पिता के जो कैरेक्टर्स है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। फिर जो आनुवांशिक जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल जीव द्रव्य के प्रमुख घटक होते हैं, जिसके कारण कोशिकाएं जो है जीवित कहलाते हैं। फिर जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम्स का निर्माण होता है वो एंजाइम्स का नियंत्रण जो है डीएनए के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है राइबोसोम में। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाओं का भी नियंत्रण न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा ही किया जाता है। डीएनए के द्वारा आनुवांशिक कोड तैयार किए जाते हैं, वही आनुवांशिक कोड जो है मैसेंजर आरएनए अर्थात आरएनए के सहयोग से जो है राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। फिर केंद्रक का प्रमुख कार्य क्या होता है कि केंद्रक जो है शरीर की कोशिकाओं जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिकाओं के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके समस्त क्रियाओं को या समस्त कार्यों को जो है नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, अर्थात एक प्रकार के नियंत्रक होते हैं। इसी प्रकार जो जीवाणु में जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता, वहाँ पर आरएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पैतृक कैरेक्टर्स को, माता पिता के कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। फिर ये आनुवांशिक न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा ही जो है उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन, अब ये जो उत्परिवर्तन जो हो रहा है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उत्परिवर्तन का क्या होता है कि किसी जीव के शरीर में अचानक आए परिवर्तन को ही हम कहते हैं उत्परिवर्तन। ये उत्परिवर्तन जो होता है वो डीएनए के स्ट्रक्चर में अचानक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। डीएनए के जो कई सेगमेंट्स बनते हैं, नाइट्रोजनस बेसों का जो सेगमेंट्स बनता है या क्रम बनता है या खंड बनता है, उन एक एक खंडों को कहा जाता है जीन। ये जीन के संरचना में या उसके जो क्रम में यदि हम परिवर्तन कर दें, अर्थात नाइट्रोजनस बेस के जो क्रम में यदि हम परिवर्तन कर दें, जैसे एडेनिन जो है जुड़ा है थायमिन से, थायमिन जुड़ा हुआ है एडेनिन से, साइटोसिन जुड़ा हुआ है ग्वानिन से, और ग्वानिन जुड़ा हुआ है साइटोसिन से, एक श्रृंखला बन गया। इस श्रृंखला को हम यहाँ से क्या करें, बीच से काट दें, और इससे बीच से काटने के पश्चात नीचे के श्रृंखला को, इस श्रृंखला को जो है इसको उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए से जुड़ा हुआ है टी, टी से जुड़ा हुआ है ए, अब इसको हम उठा के ऊपर रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
इसके ऊपर रखेंगे तो G से जुड़ जाएगा C और C से जुड़ जाएगा G। इस प्रकार से एक नया श्रृंखला बना। इस नया श्रृंखला में नए गुण होंगे। अब जब नए गुण उत्पन्न होंगे तो वही गुण के कारण एक नया लक्षण उत्पन्न होगा। उसी लक्षण को या अचानक जो उस प्रकार परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन भी किसके कारण हो रहा है? न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा शरीर में जो आरएनए पाया जाता है, कोशिकाओं में जो आरएनए होता है, ये आरएनए मनुष्य के बुद्धि की वृद्धि के लिए, मतलब मानव के जो मस्तिष्क के विकास के लिए जो है बहुत ही आवश्यक घटक है। यदि इसकी संख्या शरीर में कम हो जाए तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य तो प्रभावित होगा ही, साथ में जो बुद्धि का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाते हैं न्यूक्लिक अम्लों के कार्य। अब हम कोशिका के वृहद अणु के अंतर्गत पिछले चैप्टर्स में इसके पॉलीसेकेराइड्स के बारे में आपने पढ़ लिया था, प्रोटीन्स के बारे में आपने पढ़ लिया था। इस चैप्टर में, इस कालखंड में जो है आप न्यूक्लिक अम्लों के वर्गीकरण, फिर डीएनए और आरएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, फिर डीएनए का द्विगुणन किस प्रकार होता है, फिर आरएनए के कितने प्रकार हैं इसके बारे में, और न्यूक्लिक अम्लों के कार्य क्या है, और डीएनए और आरएनए में अंतर इत्यादि के बारे में पढ़ा। थैंक यू।